वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज के सेशन में हम जिन सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। साथ में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी के साथ साथ हम ये भी समझने वाले हैं जो पानी हमारे घर तक सप्लाई किया जाता है उसे किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। After that, we'll discuss few questions related to the topic. So let's get started with the separation technique first. Here we have chromatography. सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। अब अगर आप सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक चीज़ है, अगर आपने कोई कॉमन सॉल्वेंट ले लिया XYZ कोई भी आपने सॉल्वेंट ले लिया और आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो सभी कंपोनेंट्स की जो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी होने वाली है वो एग्जैक्टली डिफरेंट होगी। सॉल्युबिलिटी कहें या हम कहें उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स दिस सॉल्वेंट हर कंपोनेंट की वो डिफरेंट होगी। तो इसी डिफरेंस के बेसिस पर हम इस सेपरेशन टेक्निक को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में ये जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफी ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसे हम कहते हैं क्रोमा। क्रोमा का एक्चुअल में मतलब होता है कलर और वहीं से इस सेपरेशन टेक्निक का नाम निकल के आया है जिसे हम कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। तो एक बार प्रिंसिपल समझते हैं कि कहाँ पर इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाएगा और किस तरीके से किस प्रिंसिपल पर ये सेपरेशन टेक्निक यहाँ वर्क कर रही है। अब जैसा कि अभी हमने देखा, अगर आपके पास कॉम्पोनेंट है उनकी सॉल्युबिलिटी सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट है तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, या हम ऐसा कहें कि अगर आपके पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोनेंट्स हैं मिक्सचर में, तभी तो वो मिक्सचर है, उनकी जो एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी है वो सेम एड्सॉर्बेंट मटेरियल पर डिफरेंट है। इसका मतलब ये है आपके पास कोई मटेरियल है, इसमें एड्सॉर्ब हो सकते हैं आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स, लेकिन सबकी जो एड्सॉर्बेंट होने की पावर है वो एग्जैक्टली डिफरेंट है, मतलब अलग अलग तरीके से वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा अगर आपके पास कॉमन सॉल्वेंट है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी उसी सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी, या हम यूँ कहें अगर ये एड्सॉर्बेंट मटेरियल है जो कि एड्सॉर्ब कर सकता है सब्सटेंस को, तो हर कंपोनेंट की एड्सॉर्बेंट कैपेसिटी या एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी डिफरेंट होगी। इस बेसिस पर, इस प्रिंसिपल पर हमारा प्रोसेस वर्क करता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन है या हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो देखो दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन को समझें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आपने कोई कॉटन क्लॉथ लिया, उसको आपने पानी में डिप किया तो वो पूरा का पूरा वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो उस कॉटन के बीच में जो माइन्यूट पोर्स हैं उनमें एंटर कर जाएगा, तो पूरा पानी अंदर तक एंटर कर चुका है, ये होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन जिस वर्ड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस है तो वो दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस तक ही पहुंच सकता है। कोई सॉलिड सब्सटेंस है मान लीजिए, तो सॉलिड सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पर अगर कोई चीज़ अटैच हुई है तो उस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, ना कि एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अंदर माइन्यूट पोर्स में वो एंटर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की, नॉट फॉर एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्रोमेटोग्राफी है जिसका हम यूज़ करते हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है कलर वर्ड से आया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये सेपरेशन टेक्निक कलर से रिलेटेड है। तो इस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास इंक है, डाइज है, इसमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए भी हम इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हेयर वी हैव द प्रोसेस फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने देखा सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी ही है। अगर आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, आपको अगर इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपने एक फिल्टर पेपर का यूज़ किया है, फिल्टर पेपर पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है तो हम यहाँ फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने एक स्पॉट लगा दिया है किसी भी कलर की इंक का, आप ब्लैक ले लीजिए, आप रेड ले लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इनमें डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा मोटिव ये है कि हमें इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें सेपरेट करके देखना है, इसीलिए हम ये एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है, और अभी फिलहाल हमने यहाँ पर यूज़ किया है फिल्टर पेपर। तो जनरली एज एन एड्सॉर्बेंट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हम एल्यूमिना का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, हम फिल्टर पेपर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंक ड्रॉप है। अब यहाँ पर हमने सॉल्वेंट को यूज़ किया है। फिलहाल जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम वाटर की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, इस सॉल्वेंट को हम एज अ वाटर फिलहाल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट प्रोसेस में हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, आपने इस पेपर को कुछ इस तरीके से डिप किया, यहाँ पर आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे इस
ड्रॉप में, ये जो आपकी इंक ड्रॉपलेट है, इसमें डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है, तो हर कलर की जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो डिफरेंट है, एफिनिटी जो है वो वाटर में डिफरेंट है। तो ज़रा सोचिए, धीरे धीरे इस पेपर में वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। अब वाटर का लेवल जब बढ़ रहा है तो वाटर के साथ साथ पूरी की पूरी इंक ड्रॉपलेट ऊपर नहीं जाएगी। एक्चुअल में इस इंक में भी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो जिसकी एफिनिटी वाटर की तरफ ज़्यादा होगी, या अगर आप और कोई प्रोसेस यूज़ करें उसमें अगर आपने कोई और सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो जिस कंपोनेंट की एफिनिटी उस सॉल्वेंट की तरफ ज़्यादा होगी वो उसी के साथ साथ ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पर क्या आप समझ पा रहे हो, सी पॉइंट जो है, ये जो अलग कलर है जो कहीं ना कहीं इसी में प्रेजेंट था, वो वाटर के साथ साथ ऊपर राइज कर रहा है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर ज़्यादा है। ग्रेजुअली आप नोटिस करोगे एट द एंड पॉइंट, क्या नोटिस किया अभी हमने यहाँ पर एंड पॉइंट में, बेसिकली सी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। अगर सबसे कम सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो इस ए की हमें सॉल्युबिलिटी सबसे कम देखने को मिली। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट तो एक इंक से किया था जिसमें बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट थे, लेकिन एट लास्ट हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मिल चुके हैं। और इस पेपर को, ये फिल्टर पेपर हमने यूज़ किया था, लेकिन एट लास्ट जो पेपर है जहाँ पर सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं, इसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राम। क्या कहेंगे इसे हम, क्रोमेटोग्राम। ऑल राइट, चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी का। अब एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ पर हम इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करें। इसे हम यूज़ कर सकते हैं डाई में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, या नेचुरल जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में जो कलर्स प्रेजेंट हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें भी सेपरेट करने के लिए आप इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, अगर ब्लड में ड्रग्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक होती है वो है हमारी डिस्टिलेशन। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस डिस्टिलेशन टेक्निक, आप ज़रा सोचिए, अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इजीली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल, क्योंकि दोनों डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपके पास मिसिबल लिक्विड्स हैं तो आप उन्हें सेपरेटिंग फनल या फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक का। तो प्रिंसिपल क्या कहता है इस डिस्टिलेशन के लिए, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, इट शुड हैव द लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तभी आप पर्टिकुलरली सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड हैं, दोनों ने ही एक मिक्सचर फॉर्म कर लिया है, दोनों ने एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया है, केमिकल रिएक्शन यहाँ नहीं हुई है, सिंपली उन्होंने एक मिक्सचर फॉर्म किया है, मतलब दोनों कंपोनेंट्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से दोनों को ही रिकवर कर सकते हैं। देखो, सिंपली इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, आप इवेपोरेशन प्रोसेस अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपके पास रेसिड्यू क्या बचा, सिर्फ सॉल्ट। आपने यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स को रिकवर नहीं किया, लेकिन डिस्टिलेशन की हेल्प से आप दोनों ही कंपोनेंट्स को रिकवर यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप आपके पास होता है जब आप सिंपल डिस्टिलेशन फॉलो कर रहे हैं। हियर वी हैव द बर्नर, हियर वी हैव द डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसमें हम उस मिक्सचर को रखने वाले हैं। नाउ हियर वी आर यूजिंग द थर्मोमीटर, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट का पूरा गेम है, तो थर्मोमीटर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट अप वी हैव द कंडेंसर। अब जरा सोचो, ये जो वेपर्स बन रहे हैं इन्हें बाहर जाने के लिए कहीं कोई पैसेज नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली ये जाने वाले हैं कंडेंसर में। अब इस कंडेंसर में क्या होता है, वाटर आउटलेट एंड हियर वी हैव द कोल्ड वाटर इनलेट। कोल्ड वाटर अंदर जाएगा, हॉट वेपर्स इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने पर, यहाँ पर हमारे वेपर्स ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास कोल्ड वाटर है, इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये लिक्विफाई हो जाएंगे, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो लिक्विड बना, वेपर्स थे, लिक्विफाई हुए, तो यहाँ पर डिस्टिलेट की फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाएंगे। बस इतना सा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो लिक्विड्स यूज़ किए हैं, दोनों को मिला दिया, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसीटोन ले लिया और आपने वाटर ले लिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि वाटर हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन लगभग 55-56 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छा खासा डिफरेंस होने की वजह से जब आप उसे हीटन अप करना शुरू करेंगे, मिक्सचर को जब आप हीटन अप करोगे, तो थर्मोमीटर यहाँ पर है, हम मेज़र कर पा रहे हैं टेम्परेचर, आपने उसे हीट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे 56 को क्रॉस किया, 80 तक भी अगर आपका टेम्परेचर पहुंच गया, 90 तक भी पहुंच गया, तो भी सिर्फ एसीटोन के वेपर्स यहाँ बनेंगे, वाटर के वेपर्स यहाँ नहीं बन पाएंगे। एसीटोन के वेपर्स बने, वेपर्स बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है वेपर्स के लिए, अल्टीमेटली वो गए कंडेंसर में। तो यहाँ किसके वेपर्स जा रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है।
जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम उसके वेपर्स बनेंगे, कंडेंसर में गए लिक्विफाई होंगे, लास्ट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो हमें इसी फ्लास्क में मिल जाएगा। इस तरीके से दोनों कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? सिंपल डिस्टिलेशन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब आपके पास दो मिसेबल लिक्विड हो और बॉयल होने पर, क्योंकि अभी हमने उन्हें हीटन अप किया है, बॉयल होने पर उनमें डीकॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी आप डिस्टिलेशन यूज़ कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ सिंपल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ कर पा रहे? जब दोनों कॉम्पोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो लगभग 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट है और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तब भी आप इस सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या? जिसके इजीली वेपर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके पास दो मिसेबल लिक्विड हैं, दोनों ही मिसेबल हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 25 से कम है, तो क्या हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते? जी हाँ, हम उन्हें सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा था, आपने नोटिस किया? डिस्टिलेशन प्रोसेस में हो रहा है वेपराइजेशन, फिर हो रहा है कंडेंसेशन, वेपराइजेशन देन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर भी हमने डिस्टिलेशन वर्ड यूज़ किया है, होगा यहाँ पर भी यही, वेपराइजेशन देन कंडेंसेशन। सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा है, दैट इज़ आर फ्रैक्शनल। तो चलिए समझते हैं कि हो क्या रहा है इस पूरे स्टेप में, पूरे प्रोसेस में। प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होने वाला है? इफ़ यू हैव द टू लिक्विड्स जिन्होंने एक सॉल्यूशन बना लिया और दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, दैट मीन्स 25 केल्विन या हम कहें 25 डिग्री सेल्सियस से कम, उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए ज़रा सेटअप देखते हैं। सेटअप एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने सिंपल डिस्टिलेशन में देखा, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रही होगी, दिस वन, ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब आपको दिखाई दे रही है जिसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ प्रेजेंट है। इसे कहा जाता है डिस्टिलेशन टावर, या हम इसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरीके के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। सबसे सिंपल कैसा होगा? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसमें कुछ बीड्स प्रेजेंट हैं, कुछ ट्रेस प्रेजेंट हैं। अब आप समझ रहे हो होने क्या वाला है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई मिक्सचर है जिसके कॉम्पोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी कम है। आपने इसे हीट करना स्टार्ट किया। देखो, जब डिफरेंस कम होगा ना तो आप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। जब आप उसे हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आपने हीट करना स्टार्ट किया, दोनों जो लिक्विड्स हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी क्लोज है। सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप इसे हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू में क्या होगा? दोनों के वेपर्स आपको मिलेंगे, दोनों के वेपर्स फॉर्म होंगे, दोनों के धीरे धीरे वो ऊपर ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट कंडेंसर नहीं है, यहाँ पर बीच में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, दैट इज़ आर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। हॉट वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, इसे तो आप हीट नहीं कर रहे हो, तो ये तो अभी ठंडा है। हॉट वेपर्स ऊपर गए, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के कॉन्टैक्ट में आने पर वापस से टिकल बैक, मतलब कंडेंस होकर वापस इस फ्लास्क में गिर गए। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट आप कर रहे हैं, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हॉट वेपर्स के कांटेक्ट में आने पर इसका भी टेम्परेचर बढ़ा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो एक टाइम पर क्या होगा? धीरे धीरे वेपर्स और ऊपर जाने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जाके वाटर के वेपर्स जो है कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन इथाइल अल्कोहल हो सकता है धीरे धीरे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो टेम्परेचर है वो 78 को क्रॉस कर जाए, लेकिन 100 तक ना पहुँच पाए। तो इस कंडीशन में वेपर्स कौन से पहुँच गए? इस एरिया तक सिर्फ इथाइल अल्कोहल के, वाटर के वेपर्स नहीं पहुँचे। वाटर के वेपर्स बन तो रहे हैं, वापस से इस फ्लास्क में गिर रहे हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो यहाँ तक अगर पहुँच गए तो यहाँ पर पैसेज है। अल्टीमेटली वो वेपर्स जा रहे हैं हमारे कंडेंसर में, और कंडेंसर में जो प्रोसेस होता है दैट इज आर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने पर वो वेपर्स लिक्विड फॉर्म में इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो इस फ्लास्क में कलेक्ट हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, अभी इथाइल अल्कोहल और वाटर के केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वो यहीं पर हमें रहेगा। काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर इथाइल अल्कोहल मिल चुका है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में हमें इथाइल अल्कोहल मिल चुका है, लेकिन हाँ, हम काफ़ी हद तक ऐसा कह सकते हैं कि हमने दोनों ही कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया है। चलिए थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। आपने यहाँ पर वाटर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर लिया है, फिलहाल दोनों मिक्स्ड फॉर्म में है, आप इसे हीट करना स्टार्ट कर चुके हैं। शुरू में हम जानते हैं क्या होने वाला है, वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, दोनों के वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे दोनों के वेपर्स वापस आ रहे हैं, कंडेंस होके वापस आ रहे हैं लिक्विड की फॉर्म में। लेकिन ग्रेजुअली थर्मोमीटर यहाँ पर प्रेजेंट है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इतना बढ़ा कि वो 78 को तो क्रॉस कर गया, लेकिन 100 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो गए कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारे पास वाटर इनलेट आउटलेट दोनों है,
कंडेंस हुए, कंडेंस होकर यहाँ पर डिस्टिलेट की फॉर्म में कलेक्ट हो गए। तो क्या अब आपको दिख पा रहा है, इथाइल अल्कोहल यहाँ कलेक्ट हो गया, वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा वर्क करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। हम हमारे व्हीकल में पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल से ये हमें मिलता है। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम क्या करने वाले, इस क्रूड ऑयल को हीट करने वाले हैं। अब इस क्रूड ऑयल में जो भी मिक्सचर्स है ना, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। तो ग्रेजुअली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाती है पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज़ हम हमारे घर की किचन्स में करते हैं इन द फॉर्म ऑफ LPG, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर राइजन अप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर्स बन रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वो भी ऊपर तक ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेट्रोल या गैसोलीन लिक्विड की फॉर्म में यहीं पर कलेक्ट हो गया, क्योंकि इससे ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा है, यहीं पर वो आके कंडेंस हो गया। वेपर्स इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ट्रैवल कर पाए, तो यहाँ पर हमें पेट्रोल मिल गया। देन ग्रेजुअली आप देख पा रहे हो नीचे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेफ्था यहाँ पर हमें मिल गया। फर्दर इसे प्रोसेस करके गैसोलीन ही बना लिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा समझ लेते हैं कि नेफ्था यहाँ से बाहर निकला। फर्दर हमारे पास क्या है, पैराफिन या फिर हम कहें कैरोसिन यहाँ से बाहर निकलने वाला है। नेक्स्ट अब वी हैव डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल। आप देख पा रहे हो बॉइलिंग पॉइंट सबका बढ़ता जा रहा है। एट लास्ट हमें रेसिड्यू, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, वो यहीं पर कलेक्ट हो जाएगा, वो इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाया, वो यहीं पर आके क्या हो गया है, कंडेंस हो गया। तो यहाँ पर बिटुमिन या एस्फाल्ट हमें लास्ट में मिलेगा, जनरली जिसका यूज़ किया जाता है रोड्स बनाने में। एट लास्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। सो यहाँ पर भी आपने क्या यूज़ किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट अब वी हैव एयर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस? एयर एक प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैक्सिमम परसेंटेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें कहाँ से मिलने वाली है? एटमॉस्फेयर से, हमारी एयर से। लेकिन दिख नहीं रही है, ये तो मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपरेशन टेक्निक यूज़ करनी होगी, सो दैट हम इस ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाएँ और हम इसे फर्दर यूज़ कर पाएँ। तो एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो तो वो आप लिक्विड एयर का कर रहे हो, एयर तो गैसियस फॉर्म में है। तो पहला काम हमारा क्या होने वाला है, ये जो एयर है इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का सेटअप होगा। इस सेटअप में एक बार हम समझते हैं कि हमने किन किन कंपोनेंट्स को यूज़ किया है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करेंगे। फिल्टर का यूज़ क्यों? सो दैट एयर में जो इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट अब जो फिल्टर्ड एयर है वो एंटर करती है इस कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होगा, आप उसे कंप्रेस करोगे, मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे। तो धीरे धीरे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, हॉट एयर आपकी यहाँ पर एंटर करेगी। यहाँ पर अगेन वाटर इनलेट है और वाटर आउटलेट है, तो हॉट एयर कहीं ना कहीं ठंडी होने लगेगी। सो कोल्ड एयर अब आपकी यहाँ पर एंटर करने वाली है। कोल्ड एयर नेक्स्ट सेक्शन में जाती है, जिसे हम कहते हैं सेपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस सेपरेटर से ड्राई आइस बाहर निकलेगी, दैट इज CO2, सॉलिडिफाइड CO2। फिर इस सेपरेटर के बाद एयर मूव करती है इस एक्सपेंशन जेट में, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपैंड करने पर आपकी जो एयर है वो लिक्विफाई हो गई। लिक्विफाई होने के बाद हमारा स्टेप स्टार्ट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। दिस वन इज आर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और हमें हमारी एयर के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। एयर, फिल्टर्ड एयर जो है वो यहाँ पर जा रही है कंप्रेसर में। प्रेशर आपका क्या हो रहा है, कंप्रेसर में जाने पर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा। सो हियर वी हैव द हॉट एयर। हॉट एयर यहाँ पे एंटर करेगी, धीरे धीरे ठंडा पानी है ना, तो हॉट एयर जो है वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो रही है। अभी एयर में ही है, वो लिक्विड नहीं बनी है। हॉट एयर बिकम्स कोल्ड नाउ। कोल्ड एयर कहाँ पे जा रही है, सेपरेटर में। थोड़ा एरिया बढ़ा तो यहाँ पर और टेम्परेचर कम हुआ। कम होने की वजह से जो CO2 थी वो ड्राई आइस की फॉर्म में निकल गई, या जो वाटर वेपर है वो आइस की फॉर्म में निकल गए। नेक्स्ट अब वी हैव एक्सपेंशन जेट। इस एक्सपेंशन जेट में एक्सपैंड हुई तो और टेम्परेचर कम हुआ। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर हमें मिल गई लिक्विड एयर, और ग्रेजुअली आपने उसे हीट करना स्टार्ट किया। तो हीट करने पर फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम हमारे पास है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम है वो है नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहले यू विल नोटिस कि नाइट्रोजन बाहर निकली। धीरे धीरे हीट एंड अप हुआ, वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें मिलती है यहाँ पर आर्गन गैस। इसके बाद एट लास्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वो हमें लास्ट में मिलेगी, एंड दैट इज आर लिक्विड ऑक्सीजन। सो इस तरीके से हमें मिलती है हमारी ऑक्सीजन गैस।